हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो यूपी पीसीएस मेंस 2023 एवं जिनका लक्ष्य यूपी पीसीएस 2024 है उसके लिए उपयोगी हो सकता है। मैंने किस प्रकार मुख्य परीक्षा 2023 के लिए आंसर राइटिंग की शुरुआत की, आंसर राइटिंग के डर को दूर कैसे किया एवं उत्तर की गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार कैसे किया, इन सभी बिंदुओं की बात इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि एक सामाजिक सुरक्षा पहला प्रश्न देखते हैं कि एक सामाजिक सुरक्षा वाल्व के रूप में गैर सरकारी संगठन प्रमुख साधन हो सकते हैं, चर्चा कीजिए। ये इस प्रकार का प्रश्न है। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है कि एनजीओस की भूमिका पर प्रकाश डालिए, लेकिन इस प्रश्न में भाषा को थोड़ा सा क्लासी बना दिया गया है और प्रश्न ऐसे पूछा गया कि एक सामाजिक सुरक्षा वाल्व के रूप में गैर सरकारी संगठन प्रमुख साधन हो सकते हैं। मुख्य परीक्षा में जो आंसर लिखा जाता है सभी लोगों को पता है कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष होता है। तो अब हमारा मेन टास्क होता है कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखें, मेन बॉडी में क्या लिखें, कंक्लूजन में क्या लिखें। तो आइए हम इस प्रश्न के माध्यम से इन तीनों चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे क्या। तो प्रश्न में यही लिखा होता है कि प्रश्न ही हमें बता देता है कि इंट्रो क्या है और उसकी मेन बॉडी क्या है। तो इसमें हम देखेंगे प्रश्न में कि एक आया है कि एक सामाजिक सुरक्षा वाल्व और गैर सरकारी संगठन। सामाजिक सुरक्षा वाल्व तो कोई संगठन को कुछ भी हो सकता है कि सामाजिक सुरक्षा वाल्व के रूप में कोई योजना चलाई जा रही है, कोई संस्था है, वो सामाजिक सुरक्षा वाल्व के रूप में कैसे काम कर रही है। तो हम पर यहाँ सवाल पूछा गया एनजीओ के बारे में। तो एनजीओ तो हमारा अब इसमें इस प्रश्न के माध्यम से हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमका इंट्रो किसका देना है, इंट्रो किसका देखना है। तो सीधे प्रश्न में ही समझ में आ जाएगा कि एक एनजीओ की बात हो रही, गैर सरकारी संगठन की बात हो रही, तो वो हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और मेन बॉडी जो जिसमें हम आंसर लिखेंगे एक सामाजिक सुरक्षा वाल्व, उसके बारे में लिख देंगे तो वो मेन बॉडी हो जाएगी। यानी कि एनजीओ उसका इंट्रोडक्शन हो गया। एनजीओ के कार्य क्या है वही तो है, उसी से निकलेगा उसका सामाजिक सुरक्षा वाल्व है कि नहीं है। कार्य जब हम उसके मेंशन करेंगे मेन बॉडी में तभी हमें पता चल जाएगा कि अच्छा, निष्कर्ष में हम फिर पहुंच जाएंगे उसके बाद कि अच्छा ये एनजीओ ये काम करता है, क्या ये काम उसको सामाजिक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करने के लिए परिभाषित करते हैं क्या। तो हमारा आंसर स्टार्ट हो जाता है किससे, इंट्रोडक्शन लिखने से। इंट्रोडक्शन में हम सीधे एनजीओ क्या है उसके बारे में लिख देते हैं कि सरकार से स्वतंत्र। अब इंट्रोडक्शन हमारा ये हो गया। सरकार से स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन वे समूह संस्थान हैं जो जन समस्याओं को समझकर जन जागरूकता के माध्यम से कार्यक्रम व परियोजनाओं को लक्षित मार्ग तक पहुंचाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा कोई अपने हिसाब से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। आप यहाँ पे आप एनजीओ के क्षेत्र अब यहाँ पे लिख सकते हो कि एनजीओ स्वास्थ्य, पर्यावरण, संवेदनशील समूह, परिवार नियोजन, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में कार्य करता है। तो आप इसको लाइन के रूप में मतलब 2 लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने इसको इसमें डायग्राम के माध्यम से लिख दिया है तो थोड़ा सा हमारा जो इंट्रोडक्शन और अट्रैक्टिव हो गया। तो ये हमारा मेन बॉडी हो गया। यहाँ से हमारी मेन बॉडी कंप्लीट हो गई। सीधे हमने क्या लिख दिया, एनजीओ की परिभाषा लिख दी और उसके क्षेत्र बता दिए। अब हमारा आता है मेन बॉडी पे। सीधे हम पहुँचते हैं कि अब हम क्योंकि हमको बताना है कि वो सामाजिक सुरक्षा वाल्व के रूप में है कि नहीं है, तो हम तभी बताएंगे जब उसके कार्य देख लेंगे। तो आप इस हेडिंग को कार्य के रूप में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि एनजीओ सामाजिक सुरक्षा वाल्व के रूप में, यहाँ पे यह लिख सकते हो। तो अब वो कार्य हमने लिख दिया है तो आप हेडिंग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एनजीओ सामाजिक सुरक्षा वाल्व के रूप में। किस तरीके से हैं तो उसमें एक पहला पॉइंट हम लिख देते हैं कि नागरिकों की आवाज़ को अभिव्यक्ति प्रदान करना। ऐसे नागरिकों का समूह जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उनकी नागरिक और सरकार के बीच में एनजीओ सेतु का काम करते हैं। तो अब सीधे लिख दिया तो उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारे जो पॉइंट है वो वैलिड हो जाता है कि किस प्रकार करता है, सरकार को विषय पर विचार करने के लिए वो विवश करते हैं। कई सारे ऐसे विषय हैं कि जो महिलाओं से संबंधित हो या किसी से संबंधित हो गए, उनको सरकार तक उनकी अभिव्यक्ति पहुंचा देते हैं कि भाई साहब ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, आप इस विषय में सोचिए। जैसे कार्यस्थल में महिलाओं का उत्पीड़न हो या मजदूरों की स्थिति के बारे में हो, और चाहे शासन में पारदर्शिता लानी हो, तो इन सब चीज़ों को लोकपाल का विधेयक जैसे आया था तो नागरिक समाज ने उसमें आंदोलन किया था, तो लोगों को सरकार को ये बात पहुंचाई गई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक जो एक संगठन था उसने सरकार को बताया कि लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, वो भ्रष्टाचार में सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इसमें कोई
कठोर निर्णय ले और उसके समाधान के लिए प्रयास करे। तो इस तरीके से कि नागरिकों की आवाज़ को अभिव्यक्ति प्रदान करना है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ सरकार की पहुंच बहुत सीमित होती है, तो उन क्षेत्रों में भी एनजीओ काम करते हैं। जैसे सरकार की सीमित पहुंच के क्षेत्रों में कार्य करना, तो हमने क्या किया, सिर्फ अगर यहीं लिख देते तो ठीक एक नॉर्मल सा पॉइंट हो जाता, तो उसमें हमने एड ऑन कर दिया कि हाँ किस तरीके से कार्य हो रहा है उस चीज़ में। कि जैसे हमारे बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में सरकार इतनी योजनाएँ बना रही फिर भी सफलता नहीं मिल रही, तो एनजीओज़ वहाँ पर एक समानांतर तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे राजेंद्र सिंह हैं, इनको वाटरमैन की संज्ञा दी गई। उन्होंने 20,000 से अधिक गाँवों को जलग्राम में बदला है, वहाँ जल की समस्याओं को उन्होंने समाधान किया। तो उनका एक एनजीओ तरुण भारत संघ जो वहाँ बुंदेलखंड के क्षेत्र में इस तरीके का कार्य कर रहा है, तो आप इसको मेंशन कर देंगे। अब दूसरा है कि इनको क्षेत्र विशेष, तीसरा पॉइंट होता है कि इनको क्षेत्र विशेष में कार्य करने का अनुभव होता है। क्षेत्र विशेष में कार्य करने का अनुभव हो गया कि मान लीजिए कि उनको कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई लैंगिक समानता के लिए काम कर रहा है, कोई जैसे अभी देखा कि सूखा वाले क्षेत्रों में काम कर रहा है, या मानव अधिकारों के संबंध में काम कर रहा है, पर्यावरण के संबंध में कार्य कर रहा है, तो हम इनको इन कुछ विशेष एनजीओ होते हैं जो पर्टिकुलर क्षेत्र में ही काम करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया कि क्षेत्र विशेष में कार्य करने को एनजीओ का अनुभव होता है। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि मानव अधिकारों के लिए ये काम करते हैं। तो ये हमारा मेन बॉडी चल रही है, अभी मेन बॉडी अभी हमारा चल रही है। नेक्स्ट पेज देखते हैं कि, और अब उसी में कैरी ऑन करते हैं कि मुद्दों पर जागरूकता फैलाना। कुछ मुद्दे होते हैं जिनके बारे में जागरूकता फैलाना, ये कुछ पहला पॉइंट से रिलेटेड हो रहा है पर अलग है उस तरीके से कि सार्वजनिक अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, लोकतांत्रिक संवाद स्थापित करते हैं। तो ये इस तरीके के पॉइंट इस समय प्रेफर किए जाने, क्योंकि हमें 125 वर्ड या 200 वर्ड में आंसर लिखना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से हम अपनी बात लिख सकें। तो एनजीओ का काम जैसे एस्पिरेंट उसको भी करना होगा कि जैसे कि उसने लिख दिया कि मुद्दों पर जागरूकता फैलाना एनजीओज़ का काम होता है, तो किस तरीके से करेगा वो। सार्वजनिक अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति करता है, लोकतांत्रिक संवाद स्थापित करता है। इसी में कैरी ऑन एड ऑन करते चले गए पॉइंट्स को। अब क्षेत्र विशेष में काम कर रहे हैं, जैसे एक पर्यावरण के क्षेत्र में लिख दिया पॉइंट कि पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करना। कौन सा एक एनजीओ का नाम लिख दिया, उसमें ग्रीन पीस इंटरनेशनल का नाम लिख दिया। एक पॉइंट लिख दिया कि बुनियादी सामाजिक सेवाओं को पिछड़े क्षेत्रों में पहुंचाना। बुनियादी सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसी चीज़ें हैं उनको पिछड़े क्षेत्रों में पहुंचाना। जैसे केयर इंटरनेशनल एक एनजीओ काम कर रहा है इस क्षेत्र में। प्रथम संस्था एक जिसका एक रिपोर्ट आती है, आप लोग देखते होंगे, शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है वो। तो इस तरीके से, और तो हम उसमें एक अपना पॉइंट्स भी लिख रहे हैं और पॉइंट को वैलिड करने के लिए हमें एक एनजीओ का नाम भी लिख रहे हैं। तो इससे हमारा जो प्रश्न की गुणवत्ता बढ़ती चली जा रही है और हमारा जो आंसर है वो अट्रैक्टिव होता चला जा रहा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हमें कि सरकारी तंत्र में नियंत्रण लाना, ये पारदर्शिता लाना। जैसे आरटीआई एक्ट जो का निर्माण हुआ उसमें एनजीओ की भूमिका है। आरटीआई एक्ट के साथ मनरेगा में भी एनजीओ की भूमिका रही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बना था उसमें भी एनजीओ की भूमिका थी। तो समय कम होता है, शब्द की सीमाएं होती हैं, उसमें हमने एक एग्जाम्पल ये वाला लिख दिया। अब हमने लिख दिया एक आंसर में एनजीओ की भूमिका लिख दिया कि संवेदनशील समूह की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। अब उसमें एनजीओ का एग्जांपल दे दो, जैसे संवेदनशील समूह कौन कौन होते हैं, जैसे कि बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, महिलाएं हो गई। तो 3 एनजीओ के नाम मतलब छोटे छोटे पॉइंट में लिख दिया कि कैलाश सत्यार्थी का जो फाउंडेशन है वो हेल्प एज इंडिया करके एक एनजीओ है, उसका नाम लिख दिया। सेवा एक एनजीओ है जो महिलाओं के लिए काम करता है, वो लिख दिया। इस तरीके से हमने 4-5 पॉइंट्स में 6 पॉइंट्स में अपना मेन बॉडी कंप्लीट कर दी। तो ये हमारी पूरी मेन बॉडी होगी। अब एनजीओज़ जो काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ आगे की राय करके या आलोचनात्मक पहलू हैं उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि कुछ, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय ने कई सारे एनजीओज़ को बैन किया था। तो एक FCRA एक्ट है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट 2010, उसके तहत एनजीओज़ को प्रतिबंधित किया जाता है कि उनके कारण क्या होते हैं, उनके वृत्ति को प्रबंधन होता है, पारदर्शिता नहीं होती, जवाबदेही नहीं होती, कई सारे आधार होते हैं। एक होता है कि कुछ एनजीओज़ के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल कार्य करने के आरोप हैं। तो आप अपना पॉइंट ऐसे बहुत सारे, क्योंकि अब शब्द सीमा भी होती है, तो जितना कंसाइज कर सकते हो, छोटे रूप में लिख सकते हो और उतना ही
हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं और कम समय सीमा का भी ख्याल रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल जो कार्य करने का आरोप लगते हैं। कि एक एग्जाम्पल अभी आया था कि जो तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र बन रहा है ना, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, उसके विरोध में एक जाँच हुई थी। तो NGOs की भूमिका आई थी कि उन लोगों ने लोगों को गुमराह किया था, उनको गलत जानकारी देकर सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए तैयार किया था। तो इस तरीके से उनकी आलोचना भी की जाती है। सकारात्मक पक्ष के साथ साथ नकारात्मक पक्ष, उसके जो 1-2 पॉइंट्स हैं वो भी दे दिए। इससे हमारा मेन बॉडी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब हम आते हैं अपने निष्कर्ष में कि ये निष्कर्ष में हम लिख दें कि भाई अब जो प्रश्न की मांग थी कि सुरक्षा वाल्व के रूप में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम 25 से 30 वर्ड में निष्कर्ष में लिख सकते हैं। कि जो हमारा कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष में 25 से 30 वर्ड में निष्कर्ष लिख सकते हैं। कि निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता, मानवाधिकार, पर्यावरण आदि के क्षेत्र में NGOs ने अनेक आलोचनाओं एवं आरोपों के बावजूद अनुकरणीय काम किया है। सामाजिक सुरक्षा वाले के रूप में इसकी संज्ञा उचित है। और इस तरीके के सवाल में जो गुणवत्ता बढ़ी है उसमें एक ही कारण है कि कई सारे जो हमें NGOs के नाम याद रखने चाहिए और परीक्षा में, एग्ज़ाम में इसको मेंशन, क्योंकि अगर हम सीधे सीधे पॉइंट्स लिख देंगे विदाउट अब बात NGOs की रही तो नाम भी आने चाहिए। कि अब जैसे क्षेत्र विशेष में कार्य करने का अनुभव NGOs को होता है, उसके माध्यम से क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। तो एक अगर NGOs का नाम दे दें और क्षेत्र का नाम दे दें तो उस प्रश्न की जो पूरा पॉइंट्स लिखा है ना, उसकी डिमांड पूरी हो जाती है, गुणवत्ता उसकी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के जो आंसर रहते हैं वो ठीक ठाक मार्क्स हमें मुख्य परीक्षा में दिला सकते हैं। और जो इस तरीके से है, जैसे कि हमको इस तरीके के पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, NGOs कहाँ मिलेंगे, कि नाम वाम कि डेली न्यूज़पेपर में इस तरीके से आते रहते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में काम को, बुंदेलखंड की न्यूज़ हुई तो वहाँ पे आपको NGOs मिल जाएंगे। ग्रीन पीस और एमनेस्टी इंटरनेशनल की खबरें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आती ही रहती हैं बीच बीच में, तो वो NGOs हैं, उनके बारे में हम लिख सकते हैं। कि कारपोरेट्स से कुछ NGOs, कारपोरेट्स के माध्यम से भी कुछ सहयोग करके कुछ NGOs चल रहे हैं जो इस तरीके से समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो न्यूज़पेपर से भी ये पॉइंट हम इनरिच कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के लिए हम लोग दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण वो प्रेफर कर सकते हैं आप अपने जानकारी को इनरिच करने के लिए, जानकारी को बढ़ाने के लिए। इसी तरीके के और वीडियो के लिए अभी तो मुख्य परीक्षा 2023 की तैयारी में थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, तो 1-2 दिनों में 1-2 क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों के जो वैल्यूएबल सुझाव होंगे वो उनका स्वागत है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।